नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जीएस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। रीजनिंग के साथ साथ इस चैनल पर जीएस भी पढ़ाई जाएगी आपको। तो जीएस में आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी वनडे एग्जाम में आता है। पॉलिटिकल साइंस के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और इसके बनाने की प्रोसेस क्या थी और इसमें क्या लिखे गए, यही हमारे वनडे एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं और यही हमें परीक्षाओं में फेस भी करने होते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट टीचिंग से के अलावा लर्निंग पे ध्यान दे रही है। तो हम लोग इसको लर्निंग मेथड से ही इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं भारतीय संविधान के विषय में। दोस्तों, हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक लंबे प्रयास के बाद ये बनकर तैयार हुआ था। तो संविधान बनने की जो प्रोसेस है इसको हम लोग समझते हैं। हमारा ये जो संविधान है ये अचानक हमें नहीं मिल गया था, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ा था। तो जो हम लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्रयास किया था वो किसने किया, कब किया और क्या प्रयास किया, ये स्टार्टिंग का विषय है। किसने किया, कब किया और क्या किया, ये तीन क्वेश्चन है। तीनों के विषय में हम लोग बात करेंगे। संविधान बनाने के लिए जो प्रोसेस हुआ, जो प्रक्रिया चली, उसमें ये तीन क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। कुछ वर्ष हम लिख रहे हैं जो एक इवेंट है हमारे संविधान बनाने के लिए। हमारे संविधान बनाने के जो प्रयास है वो उसके इवेंट है, वो घटनाएं हैं। किसने किया, हमने तीन चीजें बोली हैं, किसने किया, कब किया और क्या किया। ये संविधान बनाने की प्रोसेस में आता है। तो कुछ वर्ष हम लिख रहे हैं और उस वर्ष के सामने हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर कौन सी घटना हुई हमारे संविधान बनाने के लिए। तो पहला वर्ष है दोस्तों, फर्स्ट है 1895। सेकेंड जो है, दूसरा जो वर्ष है वो 1916। तीसरा जो वर्ष है 1922। चौथा जो वर्ष है दोस्तों, इसके आगे हम आपको बताएंगे कि इस समय कौन सी घटना घटी थी। इसे आपको फैसिलिटीज ये होगी कि ये आप वर्ष भी समझ जाएंगे और इसमें इवेंट क्या हुआ और ये इवेंट किससे संबंधित है। तो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चौथा जो इवेंट है वो है आपका 1928 और पांचवा जो इवेंट है वो है आपका 1934। अभी इतने हम लोग समझते हैं, फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो दोस्तों जानते हैं 1895। 1895 जो ये वर्ष है, इस समय कौन सा इवेंट हुआ था, संविधान बनाने के लिए कौन सी घटना हुई थी, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1895 1895 में क्या हुआ, स्वराज्य विधेयक आया। स्वराज्य विधेयक, या इसको हम लोग स्वराज बिल भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। स्वराज विधेयक आया। स्वराज विधेयक किसने लाया, स्वराज विधेयक लेकर आए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये स्वराज बिल लेकर आए थे। स्वराज बिल में उन्होंने क्या मांग की थी, स्वराज बिल में उन्होंने मांग की थी कि हमारे देश का संविधान बनना चाहिए। संविधान की जो बनाने की जो प्रोसेस है उसकी एक शुरुआत इन्होंने की स्वराज बिल के माध्यम से। 1895 में बाल गंगाधर ने एक पहला प्रयास किया था स्वराज बिल के माध्यम से अपने देश का संविधान बनाने के लिए। ये फर्स्ट प्रयास था। ये जितने भी प्रयास हैं, जितने भी इवेंट हैं, ये सारे इवेंट एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा, स्वराज बिल कब आया था, तो आप क्या बताएंगे 1895 में। किसने लाया था, तो बाल गंगाधर
तिलक ने। ठीक है, अब दूसरे इवेंट की बात करते हैं दोस्तों। 1916 1916 ये कौन सी प्रमुख घटना थी हमारे भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया में? तो 1916 में दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वह है आपका होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, ये इसमें दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक आपकी श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरे बाल गंगाधर तिलक। दोनों लोगों ने भारतीय संविधान के बनाने की प्रोसेस में, एक प्रयास में, भारत में होम रूल आंदोलन। होम रूल का मतलब यह होता है घरेलू शासन, मीन्स अपने देश में अपने लोगों का शासन हो। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और इसके लिए एक आंदोलन भी चलाया, जिस आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। होम रूल आंदोलन कई बार परीक्षाओं का क्वेश्चन भी हुआ है कि कब आया था, तो 1916 में आया था। तो दोस्तों, ये दो प्रयास स्टार्टिंग के हैं, 1895 और 1916। तीसरा प्रयास दोस्तों 1922 में। 1922 में दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1922 में एक सम्मेलन में उन्होंने भारतीय संविधान बनाने की मांग की थी। 1922 में तीसरा इवेंट हुआ। क्या? देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक सम्मेलन में, एक सभा में बोलते हुए उन्होंने भी एक प्रयास किया। क्या प्रयास किया? उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये किसका कथन है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो आप क्या बताएंगे? महात्मा गांधी। तो दोस्तों, महात्मा गांधी 1922 में इन्होंने प्रयास किया था। यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं, ये इवेंट जो है वो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। हमने आपको पूरी डिटेल बता दी। महात्मा गांधी ने क्या मांग किया था? महात्मा गांधी ने मांग किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये तीसरा जो वर्ष है 1922, महात्मा गांधी का ये प्रयास है हमारे भारतीय संविधान बनाने का। चौथा प्रयास दोस्तों 1928 में हुआ। ये भी कई बार परीक्षाओं के रूप में पूछा गया है। 1928 में आप जानते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू को एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और उनसे ये कहा गया कि आप संविधान बनाने की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसको आप तैयार करें। तो 1928 में क्या है, एक रिपोर्ट आई जिसे कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, नेहरू रिपोर्ट। पूछा गया है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया में नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में। कौन लेकर आया? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू ने ये, तो नेहरू रिपोर्ट कौन लेकर आए? पंडित मोतीलाल नेहरू। 1928 में कौन सी घटना घटी संविधान बनाने के लिए? संविधान की संरचना तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू को एक अध्यक्ष बनाया गया और उस कमेटी के माध्यम से इन्हें अपनी रिपोर्ट देनी थी। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने संविधान बनाने का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको प्रस्तुत किया। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को मुस्लिम लीग और जो देसी रियासतें थीं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट को किसने स्वीकार नहीं किया, आप क्या बताएंगे? मुस्लिम लीग ने और भारत की जो देसी रियासतें, देसी रियासतों के विषय में बता देते हैं आपको। जो उस समय के राजा होते थे, वही राजा
अपने अपने क्षेत्रों में वो शासन करते थे। उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? देशी रियासतें कहा जाता था। तो हमारे देश की देशी रियासतों और मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। तो संविधान बनाने की एक जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर भी ब्रेक हुई, यहाँ पर भी रुक गई। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? संविधान बनाने के लिए जो प्रयास किए गए थे उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। किस वर्ष कौन सी घटना घटी और किसने ये किया, ये तीनों चीजें हम आपको बताते हुए आ रहे हैं। पांचवी जो इवेंट है 1934, 1934। एक चीजें और यहां पर देख लेंगे दोस्तों, यहां पे कभी कभी क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है कि संविधान बनाने के लिए पहला लिखित प्रयास, रिटन जो एफर्ट है वो किसने किया था? तो नेहरू रिपोर्ट ने किया था। तो संविधान बनाने का एक लिखित प्रयास किया गया था जिसमें स्ट्रक्चर तैयार हुई थी। अब हम लोग आ जाते हैं पांचवी घटना पर। पांचवी घटना है 1934, 1934 में। 1934 में एम.एन. राय के विषय में मैं आपको बता देते हैं। एम.एन. राय, मानवेंद्र राय, पूरा नाम इनका मानवेंद्र राय। मानवेंद्र राय ने 1934 में ब्रिटिश सरकार से पहली बार औपचारिक तरीके से संविधान बनाने की मांग की थी। तो ध्यान रखेंगे, दो चीजें यहां पे क्वेश्चन के रूप में बन सकती हैं। औपचारिक तरीके से संविधान बनाने की मांग किसने की? तो एम.एन. राय ने की थी। कब किया था? 1934 में। अगर पूछा जाए कि लिखित संविधान का जो पहला प्रयास है वो किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। किस माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों ये पांच घटनाएं हैं। 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार औपचारिक तरीके से संविधान बनाने की मांग की थी। औपचारिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉर्मल। आप समझते हैं, दो शब्द आते हैं इंग्लिश में, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है? आप विधिवत ढंग से कोई चीज आप सामने रखते हैं, सरकार के सामने फॉर्मल तरीके से उसको रखते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं, वही चीजें होती हैं औपचारिक। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों आगे की जो इवेंट है उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। इसके आगे दोस्तों और जो इवेंट है उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग 5 इवेंट पर बात किए हैं। अगला जो इवेंट है दोस्तों 6 नंबर का जो इवेंट है वो हम लोग 1934 तक बात कर चुके हैं। अगला जो इवेंट है वो है 1937। 7 जो इवेंट है वो है दोस्तों 1942। 8 जो इवेंट है वो है दोस्तों 1945। और 9th जो इवेंट है दोस्तों वो है 1946। ये अब इनके विषय में दोस्तों हम लोग बात करते हैं संविधान बनाने की। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो 6 नंबर की जो इवेंट है वो हुई कब? 1937 में। 1937 में भारतीय संविधान बनाने के लिए जो किया गया प्रयास है वो क्या था, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। आप जानते हैं कि उस समय भारत में एक बड़ी पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही अपने देश के लोगों का नेतृत्व कर रही थी। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मीन्स किसी पार्टी ने पहली बार प्रयास किया था संविधान बनाने के लिए। कब प्रयास किया? 1937 में। कहाँ पर? फैजपुर सम्मेलन। फैजपुर सम्मेलन में, हम इसको डिटेल से बता रहे हैं आपको। फैजपुर सम्मेलन, ये आपको हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिवर्ष का जो सम्मेलन होता था वो भी कभी कभी परीक्षाओं का क्वेश्चन होता था। तो फैजपुर सम्मेलन कब हुआ? 1937 में, 1937 में। इस सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने की मांग की थी। तो
कहीं भी क्वेश्चन के रूप में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने की मांग कब की थी, तो आप बताएंगे 1937। इसके पहले आपने देखा कि जो प्रयास थे वो व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए थे गए थे। बाल गंगाधर तिलक, पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, ये सभी लोगों का जो प्रयास था वो व्यक्तिगत रूप से था। यहाँ पे क्या है, फैजपुर सम्मेलन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा बनाने की मांग की थी। तो 1937 की घटना दोस्तों आप समझ गए हैं। अब हम लोग दोस्तों आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट घटना है। अब ये तीनों जो इवेंट है, तीनों इवेंट हमेशा याद रखें, क्योंकि ये तीनों इवेंट के ये लास्ट के इवेंट हैं। हमारे संविधान बनाने के जो प्रयास हैं वो ये तीनों इवेंट के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। तो 1942 में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण ब्रिटिश सरकार भारत में संविधान बनाने के लिए तैयार हो गई। संविधान बनाने के लिए जो हम लोगों का प्रयास था वो सफल हुआ। परिस्थितियां क्या थी आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार आपका कब से शुरू हुआ, 1939 से लेकर 42 तक समाप्त हो गया था। तो परिस्थितियों के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने 1942 में ब्रिटिश जो आपका संसद है वहां से उन्होंने क्या भेजा, क्रिप्स मिशन। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्या बताएंगे, 1942 में। तो 1942 में ब्रिटिश संसद से स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनका देखिए क्रिप्स जो आपको दिया गया है शब्द, इनका पूरा नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये इनका पूरा नाम था। इन्हीं की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। तो क्रिप्स मिशन जो भारत भेजा गया, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा है उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन क्रिप्स मिशन में एक कमी थी जिसे भारत में इसको स्वीकार नहीं किया गया। भारत में क्या नारा दिया गया, क्रिप्स मिशन वापस जाओ। इसमें क्या कमी थी, कमी ये थी कि क्रिप्स मिशन में भारत में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। दोस्तों इसका अर्थ हम बताएंगे, डोमिनियन स्टेट, ये इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का अर्थ होता है दोहरी शासन व्यवस्था। मीन्स क्रिप्स मिशन में सबसे बड़ी कमी क्या थी, क्रिप्स मिशन में कमी ये थी कि इसमें यह कहा गया कि भारत में जो शासन होगा वो किसके अधीन होगा, ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। मीन्स भारत में शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथ में होगी, लेकिन वो किसके अधीन होगी, ब्रिटिश सरकार के अधीन होगी, ब्रिटिश संसद के अधीन होगी। इसी को दोस्तों कहा जाता है डोमिनियन स्टेट या दोहरी शासन व्यवस्था, जिसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया और क्रिप्स मिशन फेल हो गया, क्रिप्स मिशन वापस चला गया। तो ब्रिटिश सरकार ने भले ही भारत में संविधान बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसमें जो कमी थी उसको भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया और क्रिप्स मिशन वापस हो गया। तो ये एक बड़ी इवेंट है दोस्तों। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में क्रिप्स मिशन आया। इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी जिसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अगली जो घटना है दोस्तों 1945 की घटना भी कई बार परीक्षाओं के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपने सुना होगा शिमला समझौता कब हुआ था, ठीक है। तो इस इवेंट के विषय में बताते हैं दोस्तों। 1945 में उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड वेवेल। कौन थे, लॉर्ड वेवेल। 1945 में भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल ने भारत में संविधान सभा बनाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। कहां पर बुलाई, शिमला में। इसी को कहा जाता है शिमला सम्मेलन। कभी पूछे कि भारतीय संविधान बनाने के लिए
शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? आप बताएंगे 1945। शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया? शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल की, जो उस समय वायसराय थे, उनकी अध्यक्षता में बुलाया गया था 1945 में। शिमला सम्मेलन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सभी पार्टियों को बुलाया गया, लेकिन इसमें कोई भी निर्णय नहीं हो सका। इसलिए जो शिमला सम्मेलन था वो आपका सफल नहीं हो पाया। शिमला सम्मेलन असफल हो गया। कारण क्या था? भारत की जो मुस्लिम लीग है उसने इसमें रखे गए जो प्रस्ताव है उसको मानने से इनकार कर दिया। अब अंतिम जो प्रयास है दोस्तों 1946, ये एक बड़ी घटना है 1946 की। 1946 में ब्रिटिश संसद से एक बिल पास किया गया जिसको बोला जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। अगर आपसे पूछता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, अब क्या बताएंगे? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो आया था इसमें ब्रिटिश संसद ने भारत में संविधान सभा बनाने की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया था। 3 लोगों की एक कमेटी थी जिसके माध्यम से भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इसको डिटेल से हम बता देते हैं। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, पहले आपको बता चुके हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स पहला नाम है, ठीक है। दूसरा नाम आपको हमने बता दिया, जो लॉर्ड वेवेल है, लॉरेंस, क्रिप्स लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इनका पूरा नाम था, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 नाम याद रखेंगे। एवी अलेक्जेंडर, इन लोगों का नाम याद करना भी कठिन होता है लेकिन प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे जिनके अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। क्या? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन किसके लिए थी? कैबिनेट मिशन थी संविधान सभा बनाने के लिए। कैबिनेट मिशन को बनाया गया था संविधान सभा बनाने के लिए। इसी कैबिनेट मिशन की सुझाव पर ही हमारे देश में संविधान सभा बनी। उसी संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया। तो दोस्तों हम लोग कैबिनेट मिशन के विषय में बात कर रहे थे। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। 3 लोग थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स मिशन, क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोगों की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आया। इसी के सुझाव पर हमारे देश में संविधान सभा बनाई गई थी। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं हमारे संविधान सभा में कितने मेंबर थे, कहाँ से आए थे और संविधान बनाने की जो प्रोसेस है वो कब से शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों हमारे संविधान सभा में 389 टोटल मेंबर रखे गए थे। अब 389 में इसको कई वर्गों में डिवाइड किया गया था, जिसमें से 292 जो मेंबर थे वो आपके थे जो हमारे देश के स्टेट से या ब्रिटिश प्रांत कहिए, उस समय तो ब्रिटिश प्रांत ही कहा जाता था, हमारे देश के जो राज्य थे वहाँ से ये इतने मेंबर चुन के आए थे। तो टोटल मेंबर संविधान सभा में स्टार्टिंग में कितने थे? 389, जिसमें से 292 आपके कहाँ से आए थे? ब्रिटिश प्रांतों से। इसको हम लिख दे रहे हैं ब्रिटिश प्रांत। उस समय ब्रिटिश प्रांत ही कहा जाता था, आज ये हम लोगों का भारत का अंग है, ठीक है। तो ब्रिटिश राज्यों से या भारत के स्टेट से 292 मेंबर आए थे। उसके बाद दोस्तों 93 जो मेंबर आए थे वो आए थे आपके देसी रियासतों से। ये भी हम आपको लिख दे रहे हैं। देसी रियासतें जो थी, देसी रियासतों के विषय में हम आपको बता चुके हैं। भारत के जो भी राजा महाराजा थे वो अपने क्षेत्रों में एक समझौते के अंतर्गत शासन करते थे। तो देसी रियासतें से 93 मेंबर आए थे।
और दोस्तों 4 मेंबर थे, वो थे आपके ब्रिटिश कमिश्नरियों से। ब्रिटिश जो कमिश्नरियां थी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग, ये 4 जगह पे थे। ये ब्रिटिश कमिश्नरियों से, जहां से वो अपने अन्य क्षेत्रों में वो शासन किया करते थे। तो ये 4 क्षेत्र थे। ये इसको अगर आप प्लस करेंगे इसको, तो ये आपका 389 हो जाना चाहिए। तो आप इसको करेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका 9, यहाँ पे हो गया आपका 8 और यहाँ पे हो गया आपका 389। तो इस तरह से आपके मेंबर थे 389 जो मेंबर थे, ये मेंबर आपके भारतीय संविधान में थे। इन सभी सदस्यों ने मिलकर हमारे संविधान का निर्माण किया था। कभी कभी इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि जो 389 मेंबर थे, इसमें सबसे अधिक सदस्य किसके थे? तो सबसे अधिक सदस्य किसके थे उसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही ज़्यादा सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से जीत कर आए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग के थे। तो 389 में ज़्यादातर मेंबर किसके थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। उस समय वही एक बड़ी पार्टी थी और उसी के मेंबर सबसे अधिक संविधान सभा में चुनकर आए थे। तो दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों की बात कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं संविधान बनने की प्रक्रिया कब से शुरुआत हुई। तो ये इसको एक सामान्य क्वेश्चन है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, कैसे शुरू हुई और किस तरह से हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो दोस्तों, हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं कि किस दिन से शुरुआत हुई। तो दोस्तों, एक डेट याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946। इस दिन से संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग जो आपके दिल्ली के जो सेंट्रल हॉल है उसमें आयोजित की गई। यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का सच्चिदानंद सिन्हा एक सीनियर संविधान सभा के मेंबर थे। इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जो 9 दिसंबर 1946 की जो घटना है, 9 दिसंबर 46 को जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, पहली बैठक जो हुई थी, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। फर्स्ट मीटिंग में आप जानते हैं कि हमारे संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य थे, मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। वो भी ब्रिटिश प्रांतों से जीत कर आए थे, वो भी हमारे राज्यों से जीत कर आए थे। तो संविधान सभा के मेंबर वो भी थे। तो पहले दिन जो बैठक हुई उसमें जिस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को, मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बायकॉट किया था। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस बैठक का बहिष्कार किया, तो पहली ही बैठक का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग। फर्स्ट मीटिंग में मुस्लिम लीग भाग नहीं ली थी। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 दिसंबर के बाद जो दूसरी मीटिंग हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। इतना याद रखेंगे। 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी मीटिंग हुई 1946 में, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। इस दिन अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे, इस चीज़ को यहाँ पे चेंज कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में जाकर आप जानते हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का फिक्स अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब यहाँ से दोस्तों हमारे संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो सिस्टमेटिक ढंग से शुरुआत होगी, क्योंकि किसी भी सभा, सोसाइटी या कमेटी का एक अध्यक्ष होना जरूरी है। तो हमारे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। मीन्स जो फर्स्ट प्रोसेस थी, जो फर्स्ट स्टेज था,
संविधान सभा ने उसने पूरा कर लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। अब दोस्तों इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी मीटिंग हुई। ये आपकी फर्स्ट है दोस्तों, ये सेकंड है और ये थर्ड मीटिंग है। स्टार्टिंग की जो संविधान सभा की जो मीटिंग है, इस पर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको बताया जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई, तो इसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा में कई सारी ऐसी कमेटियां थी जिसके अध्यक्ष भी थे और सदस्य भी थे, तो उन्होंने संविधान सभा के सामने अपने देश के संविधान बनाने का उद्देश्य प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, संविधान बनाने का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल, इसके विषय में हम आपको दोस्तों बता देते हैं, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव में मांग की थी कि हम लोग जो संविधान बनाने जा रहे हैं, हमारे देश के संविधान का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है, किस उद्देश्य से हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, वो आपके संविधान के एक चैप्टर में बताया भी गया है। संविधान का वो चैप्टर है आपका प्रस्तावना जो चैप्टर है, इस प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव को लिखा गया है। प्रस्तावना क्या है दोस्तों, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम सभी भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं। तो दोस्तों ये प्रस्तावना की भाषा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये चैप्टर है, इस पर से क्वेश्चन भी बनते हैं। प्रस्तावना की जो भाषा है, कहाँ से आई, किसने दिया, ठीक है। कुछ शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं, कुछ शब्द बाद में जोड़े भी गए हैं, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो यहाँ पे आप यही जाने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आपके संविधान में शामिल है। किस चैप्टर में शामिल है? प्रस्तावना में शामिल है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे आगे बढ़ा, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, सेकेंड मीटिंग कब हुई और थर्ड मीटिंग कब हुई, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा संविधान जो ये मीटिंग आयोजित की गई थी, इस मीटिंग को आयोजित करते करते हमारा जो संविधान है वो आपका 2 वर्ष, ये सब लोग जानते होंगे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये बनकर तैयार हो गया। संविधान आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। संविधान की में जो दिए गए अनुच्छेद है वो आप जानते हैं 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद है। पहले 8 अनुसूचियां थी। संविधान के जो मूल थे, जब आपका संविधान लिखा गया था तो उसमें 8 ही अनुसूचियां थी, आज बढ़ करके आपकी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और 22 भाग थे। तो इस तरह से हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। संविधान आपका जो बन के तैयार हुआ था उसके कुछ जो भाग है उसको पहले ही लागू कर दिए गए थे। जो पूरा संविधान का जो स्ट्रक्चर है, संविधान का जो पूरा भाग है वो आप जानते ही है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान का जो पूरा स्ट्रक्चर है, संविधान में जो चीज़ें लिखी गई है वो आपको 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत में लागू कर दी गई। दोस्तों इससे पहले कुछ भाग को भारत में लागू करके भारत में एक देखा गया था कि इसमें जो कुछ कमियां हैं तो उसको पूरा कर लिया जाए। लेकिन जो आपका पूरा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ और
ये संविधान में क्या चीज़ें लिखी गई है, हमें क्या परीक्षा में याद करना है, वो हम लोग चैप्टर वाइज आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने भारतीय संविधान बना कैसे, बनाने की प्रोसेस कैसे थी, और भारतीय संविधान बनाने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्रयास किया था, इसके विषय में हम लोगों ने क्रमबद्ध अध्ययन किया था। आज हम लोग इसी भारतीय संविधान को आगे बढ़ाते हुए अगले चैप्टर पे हम लोग बात करते हैं। जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय एक समस्या ये थी कि संविधान में किन विषयों को शामिल किया जाए। इसके लिए विश्व के कई संविधानों का अध्ययन किया गया, उनका मूल्यांकन किया गया, और भारतीय समाज के लिए, अपने देश के लिए जो अनुकूल था, उसमें से कुछ चीज़ों को उन संविधान से, विश्व के संविधान से अपने संविधान में लाया गया। तो कभी कभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछता है कि यह विषय किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो क्वेश्चन आपको बताना पड़ता है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर पे बात कर लेते हैं। कुछ ट्रिक भी हम आपको बताएंगे जिससे आप किसी देश से क्या लिया गया है, उस ट्रिक के माध्यम से आप उसको जल्दी याद कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के जो सब्जेक्ट है आपका, आज का जो चैप्टर है वो है कि हम लोगों ने विश्व के संविधान से कौन कौन से विषय लिए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट अपने संविधान में शामिल किया है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक विषय भारतीय संविधान में कहां से लिए गए। सबसे अधिक विषय पूछता है, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले सबसे अधिक जो विषय लिए गए हैं वो आपका लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अपने यहाँ शासन कर रही थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये जो अधिनियम पास किया गया था, इसमें बहुत सारे ऐसे विषय थे। जब हम लोगों का संविधान बनने लगा तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसको हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल कर लिया। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे विषय थे जो अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार, अपने देश की समाज के अनुसार बनाए गए थे, और अपने देश के लोगों को वो स्वीकार भी था। क्योंकि ये देखें, 1935 में ही ये अधिनियम पास किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इसको पास किया था। लेकिन सबसे अधिक विषय, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक विषय कहां से लिए गए, आप क्या बताएंगे? भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का जो मेन चैप्टर ये है कि विश्व के किस देश के संविधान से क्या हम लोगों ने लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिटेन के संविधान से। आप जानते हैं ब्रिटेन ही भारत पर शासन कर रहा था। तो ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से विषय हम लोगों ने लिया है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसको हम चाहे तो आपको ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप जल्दी याद कर सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से विषय अपने संविधान में शामिल किए गए थे। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक हम आपको लिख रहे हैं और उसको आपको बता रहे हैं कौन कौन से विषय शामिल किए गए थे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपका मंत्रियों के लिए संसद में एक कानून होना चाहिए। एक कानून, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं, और इसको कैसे आपको याद करना है ये हम आपको बता देते हैं।
ट्रिक क्या है आपको, मंत्रियों के लिए संसद में एक कानून होना चाहिए। इसी में छिपा हुआ है, इसी ट्रिक में छिपा हुआ है कि ब्रिटेन से कौन कौन से विषय हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किया था। अब इन सब का अर्थ हम बता देते हैं, चाहे तो आप इसको नोट्स बना लें और इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको जल्दी से याद कर सकते हैं। सबसे पहला आपका जो आपका शब्द है वो है मंत्रियों। तो हम आपको लिख दे रहे हैं, मीन्स पहला विषय क्या लिया गया था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पहला जो विषय है, हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। आप जानते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इस तरह से मंत्रिमंडलीय एक व्यवस्था बनाई गई है भारतीय संविधान में। तो ये जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, इसको हम लोगों ने कहां से लिया था, ब्रिटेन के संविधान से लिया था। दूसरा शब्द ये जो आपका के लिए है, इसको आप ये केवल ट्रिक बनाने के लिए बीच में शामिल किया गया है। दूसरा अगला जो शब्द है आपका संसद। संसद का क्या अर्थ है, इससे दो चीजें ली गई है। ये जो शब्द है यहां से दो चीजें निकलेंगी, दोनों चीजें हम आपको बता रहे हैं। मीन्स दूसरा चीज हम लोगों ने क्या लिया था, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। एक इसी से एक चीज और आप याद कर सकते हैं जो ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया है, वो क्या है, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, दोनों के विषय में हम थोड़ा सा बताएंगे। वैसे तो आपको जब भी संविधान में जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। यहां पे आप समझ लें थोड़ा सा, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के विषय में बता दिया। संसदीय शासन व्यवस्था, आप जानते हैं कि जो संसद है आपका तीन चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो आपकी संसदीय शासन व्यवस्था आज भारत में है, जिसे आप याद करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के रूप में, ये संसदीय शासन व्यवस्था कहां से हम लोगों ने लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दूसरा जो विषय है संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, पार्लियामेंट्रीज स्पेशल राइट्स, इसको आप समझ लें। संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है, जितने भी सांसद होते हैं, चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के हैं, इन्हें भारतीय संविधान में एक स्पेशल राइट दिया गया है, कि विशेष अधिकार दिया गया है। यही है आपका क्या, संसदीय विशेषाधिकार। तो यहां तक हम लोग इस ट्रिक में, यहां तक हम लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि ट्रिक हम आपका रहने दे रहे हैं। दो शब्द आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, मंत्रियों और संसद। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मंत्रियों में आपका मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, संसद में आपका जो शब्द लिखा है इसमें दो चीजें आपको मिल रही है, संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरा आपका संसदीय विशेषाधिकार। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपका वही लिखा गया है। अब इसमें आप देखें अगला जो शब्द है वो है एक। अब एक का क्या अर्थ है, एक का अर्थ है एकल नागरिकता। इसके विषय में हम आपको बताएंगे, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपको आधार कार्ड जो मिलता है, वो आधार कार्ड किसका होता है, भारत सरकार का होता है। मीन्स हम लोगों को जो सिटीजनशिप है, इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। तो भारतीय संविधान में क्या लिखा गया, एकल नागरिकता के विषय में बताया गया। ये विषय हम लोगों ने कहां से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो ट्रिक में अगला जो शब्द है एक, एक का अर्थ क्या है, एकल नागरिकता। अब अगला इसमें यह है आपका शब्द कानून। कानून से आप क्या याद कर सकते हैं, कानून से आपका अर्थ है कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून या विधि, कानून बनाने की प्रक्रिया।
और इसमें एक चीज और है, कानून का शासन। दोनों विषय हम लोगों ने ये ब्रिटेन के कानून का शासन, या इसे आप देखते हैं किताबों में क्या लिखा होता है, विधि का शासन, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस ट्रिक में आपके सारी चीजें बता दी गई है कि ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो लिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए कानून में क्या है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, भारत में भारतीय संसद में जो कानून बनते हैं, वो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कानून कैसे बनते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये आपका एक चैप्टर भी है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। और कानून का शासन, विधि का शासन, ये भी आपका विषय आपका कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। की प्रक्रिया और कानून का शासन, विधि का शासन, ये भी विषय हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इस तरह आपका जो ट्रिक है वो ट्रिक पूरा हुआ। ट्रिक में आप क्या याद रखेंगे, मंत्रियों के लिए संसद में एक कानून होना चाहिए। आपका जो विषय बनेगा वो कहाँ कहाँ से बन रहा है, आपको मंत्रियों से बन रहा है, संसद से बन रहा है, एक से बन रहा है और कानून से बन रहा है। इतनी चीजें आप याद रखते हैं तो जल्दी से आपको पता चल जाएगा कि ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से विषय हम लोगों ने दिया है। तो ये ट्रिक के माध्यम से बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि एक चीज और आपको बताना चाहते हैं। यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, जिससे हमें भी मनोबल मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे तो उनका भी कल्याण होगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो ट्रिक आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगी, YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगी। ये अपनी खुद की ट्रिक है जिसको इजी माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को आप शेयर करें इसे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे अमेरिका के संविधान से कौन कौन से विषय लिए गए। अमेरिका के संविधान से, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं जिससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक हम आपको लिख दे रहे हैं। ट्रिक आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ट्रिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की रक्षा करना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का कर्तव्य है, का कर्तव्य है। ये आपकी ट्रिक है। बहुत ही इजी शब्दों में हमने लिखा है जिससे आपको जल्दी से याद हो सकता है। मौलिक अधिकार की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रपति का कर्तव्य है। इसी में छिपा हुआ है वह सब्जेक्ट जो अमेरिका के संविधान से अपने देश में हम लोगों ने लाया था, अपने देश में शामिल किया था। क्वेश्चन तो आपसे यही पूछता है ना कि यह विषय किस देश के संविधान से लिया गया है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड
इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना होता है कि यह विषय कौन से किस देश के संविधान से लिया गया। तो या तो आप उसको अलग अलग याद कर लें या ट्रिक के माध्यम से याद कर लें। तो हम ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं आपको। ये ट्रिक और आपको दी जाएगी, अच्छी से अच्छी ट्रिक दी जाएगी, लेकिन थोड़ा आप सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और अच्छी अच्छी ट्रिकें आपको लाकर देंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से विषय लिए। देखिए, इसमें पहला जो शब्द है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम लोगों ने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। पहला जो विषय है मौलिक अधिकार, वो हम लोगों ने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। आप जानते हैं इस भारतीय संविधान का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब ये जो मौलिक अधिकार की रक्षा करना, ये रक्षा करना, ये ट्रिक का एक स्टेटमेंट है, उसमें हमने शामिल किया है। तो ये इसको आपको, अब आगे जो शब्द है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा जो विषय है वो क्या लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया, इसको आप समझ लें। दूसरा जो विषय हम लोगों ने लिया है भारतीय संविधान में अमेरिका से, क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, योग्यता क्या होती है, कैसे उनको नियुक्त किया जाता है। हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश अपॉइंट होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है, क्या इनकी योग्यता होती है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश यदि संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उनको कैसे हटाया जा सकता है। ये दोनों विषय हम लोगों ने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। तो आपको याद क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया। अब इसमें कुछ और शब्द हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब इसमें दोस्तों आपको अगला शब्द दिख रहा है राष्ट्रपति। अब इस ट्रिक में आपको अगली जो चीज मिलेगी जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है वो क्या है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, या ऐसे भी लिख सकते हैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। एक चीज और है यहां से जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रपति से आपको दो चीजें याद करनी है। राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है, तो इसमें दो चीजें आपको याद रखना है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, मीन सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाए जाते हैं वो आपको अमेरिका के संविधान से ही हम लोगों ने लिया गया है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आपको राष्ट्रपति चैप्टर में पढ़ाया भी जाएगा। तो इस ट्रिक में आपको क्या याद रखना है? मौलिक अधिकार की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रपति का कर्तव्य। यही ट्रिक आपको याद करना है, जिससे आपको मिल जाएगा कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से विषय लिए गए।
ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे सोवियत संघ रूस, जिसे आज हम लोग रूस के जानते हैं। रूस के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या विषय भारतीय संविधान में लिया है। तो पहला जो विषय है वो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, मौलिक कर्तव्य। अभी आपने देखा अमेरिका के संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार, रूस के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। दूसरा जो विषय यहाँ पे लिया गया है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, न्याय। ठीक है, प्रस्तावना में जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है, ये भी जो विषय है वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, रूस के संविधान से। तो ज़्यादातर जो आपका परीक्षाओं में क्वेश्चन आया है वो यही आया है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया। तो आप बताएंगे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से विषय हम लोगों ने लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पहला हम लोगों ने जो विषय लिया है, केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र और राज्य सरकार की जो पावर है, जो शक्तियां हैं, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, आप जानते हैं केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के पावर संविधान में अलग अलग दिए गए। ज्यादातर जो विषय है वो केंद्र सरकार को दिए गए हैं। इसके लिए आप जानते हैं 3 तरह की सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये आपके आगे का चैप्टर है। संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है और समवर्ती सूची क्या होती है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं किस देश के संविधान से कौन सा विषय लिया गया। तो केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियों का विभाजन है वो आपका कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। दूसरा जो विषय हम लोगों ने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, वो आपको याद रखना है, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की जो भाषा है, अगला चैप्टर आपको प्रस्तावना ही पढ़ना है। तो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, हमने आपको बताया था, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से जो उसकी प्रस्तावना का स्टेटमेंट है, वो प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तीसरा विषय हम लोगों ने क्या लिया है, आपकी संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची बताई गई है। अभी हमने आपको बताया कि 3 तरह के विषय होते हैं। ये सारे विषय, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार को अलग अलग दिया गया है। तो जो समवर्ती सूची है, ये जो सब्जेक्ट है, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो ये 3 विषय हैं, केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियों का विभाजन, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। समवर्ती सूची भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोगों ने बात किया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से विषय लिए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से विषय लिए गए हैं। तो पहला जो सबसे फेमस विषय है, जो कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है, वो क्या है, नीति निर्देशक तत्व।
नीति निदेशक तत्व। अभी आप इस समय बहुत चर्चा का विषय भी है नीति निर्देशक तत्व। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है। तो ये समान नागरिक संहिता के विषय में कहाँ पे लिखा गया है? आपका नीति निर्देशक तत्व में ही लिखा गया है। तो समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान लिखने वालों ने लिख दिया था, लेकिन आज तक आपके देश में कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता ये लागू नहीं हो सकी है। लेकिन इस समय चर्चा का विषय है, इसलिए याद रखेंगे, क्योंकि इस समय ज़्यादा ये फेमस हो गया है नीति निर्देशक तत्व। आप सुन भी रहे होंगे कि नीति निर्देशक तत्व में ये बात लिखी गई है समान नागरिक संहिता के विषय में, इसलिए इसको देश में लागू किया जाना चाहिए। तो कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। तो नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। दूसरा विषय हम लोगों ने क्या लिया है? दूसरा विषय हम लोगों ने लिया है संसद सदस्यों के अधिकार। सदस्य हैं, उनके अधिकार कौन कौन से हैं, जो राइट्स हैं इनके, ये भी जो विषय है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है? वो आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला जो विषय है वो हम लोगों ने क्या लिया है? अगला जो विषय है राष्ट्रपति द्वारा, आप जानते हैं राष्ट्रपति द्वारा कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। उसकी एक प्रक्रिया होती है जो संविधान में लिखा गया है। तो ये जो मनोनीत सदस्यों के जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो आयरलैंड से सबसे अधिक बार परीक्षाओं में यही पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। दूसरा है संसद सदस्यों के जो अधिकार है। तीसरा जो विषय ये भी कई बार आया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, ये विषय कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको बताना है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। दोस्तों अभी हम लोगों ने बात किया कि आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से विषय लिए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कनाडा के संविधान से कौन कौन से विषय लिए गए। कनाडा के संविधान से कौन कौन से विषय लिए गए हैं? तो कनाडा के संविधान से जो पहला विषय लिया गया है वो लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था। जो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम की व्यवस्था है, जो संघीय शासन व्यवस्था है, वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। दूसरा विषय हम लोगों ने क्या लिया है कनाडा के संविधान से? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है? वो लिया है कनाडा के संविधान से लिया है। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से कौन कौन सी विषय हम लोगों ने लिया है? तो पहला विषय हम लोगों ने किया है राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया आपातकाल।
इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपातकालीन व्यवस्था, आपातकाल, इमरजेंसी। तो राष्ट्रपति द्वारा जो भारत में इमरजेंसी लगाई जाती है वो उसकी सारी व्यवस्था, आपातकालीन जो व्यवस्था है वो आप जानते हैं 3 सेक्शन के अंतर्गत है, 356, 361 के अंतर्गत। तो ये आगे आपको बताई जाएगी कि किस तरह से राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी लगाया जाता है। तो जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया था, आपातकालीन जो शासन व्यवस्था है ये हम लोगों ने जर्मनी के संविधान से लिया था। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से विषय लिए गए। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग बात कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो सबसे फेमस विषय है वो है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान में किस तरह से संशोधन किया जा सकता है, इसको डिटेल से आपको आगे बताया जाएगा कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। आप जानते हैं जब से संविधान बना तब से लेकर के कई बार आपके संविधान में संशोधन हो चुका है। एक सबसे फेमस क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आप जानते हैं ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां जो संविधान संशोधन था जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, सबसे बड़ा संशोधन था। उसमें बहुत सारे ऐसे संविधान में जो विषय थे उसमें संशोधन कर दिया गया। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन है। कुछ विषय तो ऐसे हैं जिनको हम लोग संविधान में संशोधन भी नहीं कर सकते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बदल भी नहीं सकते। तो कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनका हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं और उसकी प्रोसेस क्या है। कहीं पर 2/3 बहुमत से संशोधन हो जाता है, कहीं पर आपके आधे से अधिक राज्यों की भी आवश्यकता पड़ती है उस विषय को संशोधन करने के लिए। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। अब अगला जो विषय है दोस्तों वो है राज्यसभा के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। आप जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा, संसद के जो दोनों पार्ट हैं इसमें सदस्य चुनकर आते हैं। तो लोकसभा जो आपका एक लोअर हाउस उसको कहा जाता है, यहाँ पर जो सदस्यों का चुनाव होता है जनता स्वयं चुनती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये विषय भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो दोस्तों आज ये इस तरह से हम लोगों ने ये पढ़ा कि कौन से विषय किस देश के संविधान से लिए गए। ये अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा कि यह विषय किस देश के संविधान से लिया गया है। उसमें ऑप्शन में आपको 4 देशों के नाम लिख दिए जाएंगे। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हमने आपको बताया है, उस ट्रिक के माध्यम से भी जो इम्पॉर्टेंट विषय हैं जो आपके संविधान में लिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट विषय हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। बाकी अन्य देशों से भी जो विषय कुछ लिए गए हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। तो ट्रिक का भी याद करें और जो ये आपको अलग से ये भी बताया गया इसे भी आप याद करें। तो थैंक यू दोस्तों। अगर तो ये इस तरह से हम लोगों का ये जो चैप्टर है वो पूरा हुआ। आगे हम लोग भारतीय संविधान के जो आपका प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना से आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, प्रस्तावना भी हम लोग पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स है इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे ये चैप्टर है इम्पॉर्टेंट। अब जो आपके चैप्टर आएंगे, अभी तो हम लोग फर्स्ट प्रोसेस में थे, अब जो चैप्टर आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आएंगे। तो आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। आपसे फिर दोबारा हम कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।